साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं धारा 131 से 140 तक, जो कि रहने वाली है हमारी क्लास नंबर 16। तो ये 16 नंबर की जो क्लास है, ठीक है। और धारा 101 से लेकर और 140 तक जो है नगर पालिका का राजस्व था। 101 से लेकर 130 तक हमने पढ़ लिया और आज हम जो है कंप्लीट कर देंगे नगर पालिका का राजस्व, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कमेंट आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि 124 नंबर की धारा मुझे समझ में नहीं आई। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मान लो नगर पालिका ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों? टैक्स लगा दिया। और वो हो सकता है वो टैक्स गलत बन गया हो या गलत तरीके से लग गया हो। मतलब मान लो आपका जो है टैक्स गलत लग गया, जैसे आवासीय का था कॉमर्शियल लग गया हो, या फिर टैक्स जो है आपने आज ही प्लॉट बनाया है, मकान बनाया है और आपका जो है पुराना टैक्स लग गया हो, या कुछ भी XYZ, कुछ भी उसमें गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और वो गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि आप द्वारा जो है सूचना टाइम पे नहीं दी जाती है, तो नगर पालिका उसको अपने हिसाब से बना देता है, ठीक है। तो टैक्स आपका बन गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि उसमें जो है जो परिवर्तन किया जाए, ठीक है, परिवर्तन किया जाए और उसमें जो है परिवर्तन करके उसमें संशोधन किया जाए। कि आपका टैक्स 1000 रुपये की जगह 500 रुपये बनता था, लेकिन नगर पालिका ने 1000 रुपये का बना दिया और आप बोलो कि 1000 रुपये का टैक्स नहीं है, मेरा 500 रुपये का टैक्स बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अपील करोगे। कहाँ पे अपील करोगे? अपील करोगे। अपील के लिए कौन सी धारा लिखी हुई है? 121। कौन सी लिखी हुई है दोस्तों? 121 नंबर की धारा लिखी हुई है कि आप जो है अपील कर सकते हो। अपील कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो नगर निगम के मामले में तो दोस्तों कर सकते हो आप आयुक्त को, कमिश्नर को, ठीक है। और नगर पालिका और नगर परिषद के मामले में कहाँ कर सकते हो आप अपील? डीडीआर, डीडीआर में कर सकते हो, स्थानीय निकाय निदेशक क्षेत्रीय, है ना। तो वहां पर अपील कर सकते हो। ये लिखा हुआ है 121 के अंदर, ठीक है। अब जो अपील होएगी, तो अपील ऐसा नहीं है कि आप सीधा जो है अपील कर दोगे। अब अपील जो भी ये डिसीजन देंगे वो जो है अंतिम माना जाएगा। वो जो निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। ये लिखा हुआ है धारा 124 में अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये कहाँ लिखा हुआ है? अपील प्राधिकारी का जो आदेश है वो अंतिम होगा, ठीक है। और अपील प्राधिकारी को अगर लगता है 3 महीने के अंदर अंदर, अगर ये लगता है कि उस पर जो है अपील, जो मैंने डिसीजन दिया है, जो मैंने निर्णय दिया है, वो कहीं ना कहीं से जो है उसमें संशोधन किया जाए या उसमें जो है परिवर्तन किया जाए, तो 3 महीने के भीतर भीतर उस आदेश का क्या कर सकते हैं? पुनर्विलोकन कर सकते हैं, दोबारा से उस पर विचार कर सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। एक चीज क्लियर। अब एक चीज और यहाँ पर ये लिखी हुई है कि अपील आप करोगे ना तो सीधा कोर्ट में नहीं चल जाओगे आपकी ये नगर पालिका ने हमारा ये कर दिया है, ये टैक्स बना दिया है, तो इसके विरुद्ध में आप कोर्ट में चल जाओगे। एक व्यवस्था दी हुई है, वो व्यवस्था है कि आप अपील करोगे धारा 121 के तहत, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आप जो है कोर्ट में, सिविल कोर्ट हो या दांडिक कोर्ट हो, जैसे हम बोले सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, है ना, फौजदारी न्यायालय हो या दीवानी न्यायालय हो, तो वहां पर आप नहीं जा सकते हो। आपको जो है एक प्रोसेस दी हुई है, आप पहले अपील करो। अगर अपील से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर हालांकि रिट लगा के आप जा सकते हो, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है कि अंतिम आदेश किसका होता है? अपील प्राधिकारी का होता है। लेकिन इस आदेश के विरुद्ध भी लोग जो कोर्ट जाते हैं तो वो रिट के जरिए जाते हैं, याचिका लगा के। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट में लगा सकते हो, अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आप जो है रिट लगा सकते हो। ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है। तो इस धारा 124 में ये चीजें, सारी चीजें लिखी हुई है कि आप सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। आपको जो एक प्रोसेस दी गई है कि आप जो है अपीली अधिकारी को वहां पे अपनी एप्लीकेशन प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गई होगी आपको धारा 124। तो आज हम देखने वाले हैं धारा 131। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वाले जो सेशन में, इसमें आपको पूरी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और इसका पासवर्ड मैं इस क्लास में आपको बता दूंगा लास्ट में। तो आपको जो है वहाँ से PDF देख लेना टेलीग्राम की। और टेलीग्राम पे और भी PDF डली हुई है, सबके पासवर्ड मैंने क्लास में बताए हुए हैं। तो क्लास लीजिए रेगुलर, आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 131। धारा 131 क्या कहती है दोस्तों? ये धारा उन मामलों से संबंधित है जिनमें वारंट जारी किए जाते हैं। बोले सर वारंट क्या होते हैं? जो पहली क्लास है उसको पता नहीं होगा वारंट क्या होते हैं, बाकी पुराने जो भी बच्चे हैं उनको सबको पता है वारंट क्या होते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहती है? वारंट, वारंट उसके खिलाफ जारी किए जाते हैं जो हमारा टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स को चोरी कर रहा है, टैक्स से बचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नगर पालिका ने क्या टैक्स लगाया, वो ना तो अपील कर रहा है कहीं पे कि उसका टैक्स सही है या गलत है, ना टैक्स चुका रहा है, ठीक है। और तो उसके संपत्ति को कुर्की करने के लिए वारंट जारी किया जाता है। यह डिमांड नोटिस, जो डिमांड नोटिस जारी किया जाता है धारा 131 के अंदर, जो डिमांड नोटिस जारी किया जाता है उसके 15 दिन के भीतर भीतर न तो मांगी गई राशि दी गई है उसने, मतलब डिमांड नोटिस कब जारी किया जाता है
कि डिमांड नोटिस जारी करने के बाद 15 दिवस के भीतर भीतर 15 दिन के अंदर अंदर ना तो वो राशि जमा करा रहा है, टैक्स चुका रहा है, ना ही क्या कर रहा है उसका कोई कारण बता रहा है, ठीक है, या फिर हम बात करें तो ना ही उसके विरुद्ध में अपील कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज है, डिमांड, ठीक है, यहाँ पर है अपील, है ना, यहाँ पे क्या है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस कौन सी धारा के तहत मिलता है? 130 के तहत। अपील की जाती है धारा 121 के तहत, है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ना तो अपील कर रहा है, ना राशि चुका रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेके बैठा है, मतलब नगर पालिका के ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है एक तरह से हम मान ले तो इस वसूली प्रक्रिया में आने वाले समस्त खर्चों सहित उल्लंघनकर्ता की संपत्ति की कुर्की, जब्ती और विक्रय द्वारा समस्त राशि वसूल की जाएगी। मतलब फिर नगर पालिका क्या करेगी कि उस जो संपत्ति है जिस पर टैक्स लगा है उसकी कुर्की करेगी। कुर्की मतलब होता है जब्ती, उसकी कुर्की करेगी, और अगर फिर भी टैक्स नहीं चुकाता है तो उस संपत्ति को बेच देगी, और संपत्ति को बेच देगी। और जैसे मान लो संपत्ति बिकी है 2000 रुपये में, मान के चलो आप नगर पालिका को टैक्स लेना था 1000 रुपये, अब 1000 रुपये बच गए, ठीक है, 1000 रुपये टैक्स लेना था नगर पालिका को, 2000 में वो संपत्ति बिकी है, 1000 रुपये बच गए, तो अब नगर पालिका क्या करेगी? ये देखो आगे वाली बात है, मैं इसी धारा में बता रहा हूँ। नगर पालिका क्या करेगी, वो 1000 रुपये के लिए उसको नोटिस भेजेगी संपत्ति स्वामी को, ये आपके 1000 रुपये हमारे पास पड़े हैं, इसको ले जाओ, ठीक है। अगर वो ले जाता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो फिर संपत्ति नगर पालिका की हो जाती है, ये मानो आप। लेकिन ये आगे वाली चीज़ है, यहाँ पे अभी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान में रखो कि नगर पालिका जो है वारंट जारी करती है धारा 131 के अनुसार उसकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए जंगम संपत्ति के संदर्भ में। जंगम संपत्ति का मतलब हो गया, जंगम मतलब हो गया चल संपत्ति, चल संपत्ति, जंगम जैसे आपके गाड़ी घोड़े हैं, जो चल संपत्ति है उसके लिए जो वारंट जारी करेगा वो करेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कौन जारी करेगा? ये ध्यान रखना, सीएमओ जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो वारंट जारी करेगा। और स्थावर संपत्ति के संबंध में नगर पालिका के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। नगर पालिका में जो भी प्रक्रिया है उसके साथ ही वारंट जारी किया जाएगा, वो 5वीं अनुसूची के प्रारूप के अनुसार होता है। तो ये ध्यान रखना, चल और अचल संपत्ति है, इसमें 2 तरह के वारंट जारी होते हैं। चल संपत्ति के लिए सीएमओ करता है और अचल संपत्ति के लिए नगर पालिका जो भी रीति डिसाइड करती है उसके अनुसार किया जाता है, ठीक है। ऐसा वारंट जारी हो गया है और जिस तारीख को जारी किया गया है जारी किया जा सकता था उसके 3 वर्ष बाद जारी नहीं किया जा सकता। मतलब मान लो आज कोई वारंट जारी किया गया है तो उस पर अगर वारंट जारी हो गया संपत्ति पर तो 3 साल बाद जो है वारंट जारी नहीं हो सकता, उसको जो है वारंट जारी करने के बाद टैक्स आपको लेना ही होगा। किंतु 3 वर्ष के बाद भी नगर पालिका यह वसूली जो है भू राजस्व की वसूली की भांति करने के लिए संबंधित जो अधिकारी है उनसे अनुरोध कर सकती है। मान लो 3 साल बाद वारंट तो जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लो बकाया राशि चल रही है आपकी, उस संपत्ति ने टैक्स नहीं चुकाया है, तो उसको जो है भू राजस्व की जो भी धाराएं हैं बकाया राशि वसूल करने की उसके अधीन रख कर क्या किया जा सकता है? कर वसूल किया जा सकता है, ठीक है, कर वसूल किया जा सकता है। भू राजस्व वसूली की रीति क्या होती है? तो देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, बकाया राशि भूमि पर होने वाली पैदावार को कब्जे में लेकर उसकी नीलामी से वसूल की जाती है, और उसी प्रकार संपत्ति को कब्जे में लेकर उसके किराए से वसूल की जाएगी। तो कहने का मतलब यही हो गया कि किसी संपत्ति को कुर्की कर दो, ठीक है, और उसका बेचान कर दो या नीलामी कर दो, ठीक है, उससे जो पैसे आएंगे उससे अपना टैक्स चुका लो, कर चुका लो, और जो भी पैसे बच जाएंगे तो क्या कर लो, उस संपत्ति स्वामी को वापस दे दो। कहने का मतलब ये है। प्रत्येक जो भी वारंट जारी होगा उस पर जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। मतलब आपके ईओ के हस्ताक्षर होंगे या कमिश्नर के या आयुक्त के या डिप्टी कमिश्नर, इनके जो है क्या होते हैं? साइन होते हैं। जहां ऐसी संपत्ति नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर है, मतलब कोई संपत्ति जो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर है, तो वहां वारंट कौन? नगर पालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा, नगर पालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। और यदि संपत्ति दूसरी नगर पालिका में स्थित है तो वहां के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या तहसीलदार को वो वारंट संबोधित किया जाता है। मतलब मान लो नगर पालिका क्षेत्र में, ये नगर पालिका क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कोई संपत्ति है, इसके विरुद्ध में वारंट जारी होना है। अब ऐसा तो नहीं ईओ खुद जाके उसको वो करेगा सीज, तो वो अपने जो अंडर में जो भी कर्मचारी अधिकारी है उसके नाम से वारंट जारी करेगा, और उसको वो ड्यूटी देगा कि आपको जो है ये चीज़, ये बिल्डिंग है, ये भवन है, इसको क्या करना है? सीज करना है, इसकी कुर्की करनी है,
तो इस तरह से जो है वारंट जारी किया जाएगा। ठीक है, नगर पालिका सीमा के अंदर। अगर नगर पालिका सीमा के बाहर, मान लो कोई संपत्ति यहाँ पर है, वो नगर पालिका सीमा के बाहर है, तो वहां पर जो भी तहसीलदार होगा या वहां का जो सीएम होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो ये जो है इनके नाम वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इनको जो है संबोधित कर सकता है, मतलब उनको एड्रेस कर सकता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी या तहसीलदार ऐसे वारंट को अधीनस्थ अधिकारी को प्रस्तावित करेंगे, एंडोर्समेंट करेंगे। मतलब उनके भी अधीन जो भी अधिकारी है जो मौके पर जाकर उसको क्या करेगा, सीज करेगा, कुर्की करेगा, उसको क्या है, वारंट प्रस्तावित कर सकते हैं, मतलब उनको भेज सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से फिर ये सारी चीजें होती है। ध्यान रखना, धारा 131 में वारंट की बात की गई है, वारंट की। धारा 132, धारा 132 है, धारा 132 कहती है यह वारंट को लागू करने हेतु बलपूर्वक प्रवेश करने से संबंधित है। मतलब अब कोई भी अधिकारी जो उस संपत्ति पर जाएगा, उसकी कुर्की करने के लिए जाएगा, बिक्री करने के लिए जाएगा, ठीक है, जब्त करने के लिए जाएगा, तो उस वारंट को लागू कराने के लिए क्या क्या शक्तियां हैं, तो उसके बारे में कहा गया है। बलपूर्वक, बलपूर्वक प्रवेश करने की शक्ति है। ठीक है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट संबोधित या प्रस्तुत किया गया है, भवन या संपत्ति जो वारंट के अधीन अभिग्रहणीय है, मतलब जिस पर उस वारंट जारी हुआ है, जिस संपत्ति पर वारंट जारी हुआ है, तो अपना प्राधिकार व प्रयोजन सूचित करने व प्रवेश की मांग करने के बाद भी प्रवेश नहीं किया जा सकता। मान लो आप गए मौके पर गए और आपको पता है कि ये फलाना अपन को ये प्रॉपर्टी सीज करनी है या कुर्की करनी है, तो उस वारंट की पालना करानी है, तो आप जो है वहां पर जाते हो और आपको पता चलता है कि वहां पर जो है पहले से लोग मौजूद है और वहां पर हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और वहां पर जो है नगर पालिका को अधिकारी को काम करने नहीं दे रहे हैं, वो संपत्ति की कुर्की नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में आप क्या करोगे? तो ऐसे में क्या किया जाएगा, वहां पर पहले जो उनको समझाया जाएगा कि ये देखो हमारे पास वारंट है, ये जो है हम सरकारी काम कर रहे हैं, और अगर फिर भी उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है तो किसी भी समय भवन के बाहर या भीतर का दरवाजा खिड़की तोड़ सकते हैं और वो विधि मान्य होगा। मान लो कोई लॉक लगा के चला गया और वहां पर जो है आपको उस बिल्डिंग में काम नहीं करने दे रहा, सीज करने नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, मतलब हम ये मान सकते हैं कोई भी सरकारी काम होता है, ये जो दो शब्द है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त, इसके बीच में ही वो सारे काम करने होंगे नगर पालिका। कोई नोटिस देना है तो भी इसी टाइम में, मतलब आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ऐसे मान लो आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद कार्रवाई नहीं होगी, अगर टाइम अगर 6-10 भी हो जाते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, फिर अगले दिन ही होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई बिल्डिंग है सीज करने गए, वहां पे लोग लगा के पार्टी गई है ना, तो क्या होगा, और आपको अंदर से सारी चीजें चेक करनी है, तो क्या होगा कि आप जो है दरवाजे खिड़की को तोड़ भी सकते हैं, ये आपकी पावर है और ये विधि मान्य होगी। ठीक है, समझाइश करोगे, समझाइश में सही नहीं मानते हैं तो आप तोड़ सकते हो, बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर। ठीक है, मान लो महिला है, महिलाओं के कमरे में प्रवेश करना है आपको, कोई महिलाओं का कमरा है वहां पर प्रवेश करना है आपको, तो 3 घंटे का नोटिस पहले उनको महिलाओं को दिया जाएगा कि आप जो है बाहर निकलिए, क्योंकि हमें ये बिल्डिंग सीज करनी है। अगर वो नहीं निकलती है तो 3 घंटे के बाद जो है आप क्या है उस जो है दरवाजे को तोड़ सकते हैं, खिड़की को तोड़ सकते हैं। ये देखो इतनी जो है पावर दी गई है। दोस्तों धारा 133 के अंदर क्या लिखा हुआ है, यह धारा वारंट को निष्पादित करने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि धारा 131 के तहत जारी वारंट डिफॉल्टर व्यक्ति की जंगम संपत्ति जहां भी पाई जाती है उसे कुर्क करना विधिपूर्ण होगा। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डिफॉल्टर है, कोई टैक्स नहीं दे रहा है, तो उसकी जो जंगम संपत्ति, मतलब उसकी जो चल संपत्ति है, उसको जो है सीज किया जा सकता है, और जहां भी वो पाई जाएगी तो उसे कुर्क की जा सकती है, मतलब उसको कुर्क किया जाता है उसकी जंगम संपत्ति को। इसके अपवाद भी, अपवाद क्या है, इन संपत्तियों की कुर्की नहीं की जाएगी। कुछ संपत्तियां ऐसी जिनकी कुर्की नहीं की जाएगी, तो वो कौन कौन सी संपत्ति उसके बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे डिफॉल्टर व उसके बच्चों के वस्त्र और बिस्तर, मतलब उसके खुद के कपड़े, बच्चों के कपड़े और बिस्तर, जैसे है ना, खाना पकाने के कोई बर्तन है, कोई शिल्पी है तो उसके कोई औजार हैं, कोई कारीगर है तो उसके औजार हो गए, कोई खेती कर रहा है किसान तो उसके कोई उपकरण हो गए, बीज हो गए, कोई पशु हो गया, इनकी कुर्की नहीं की जा सकती। जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, ये वारंट की रकम के यथासंभव अनुपात में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो
आपको 1000 रुपये का टैक्स लेना है, लेकिन आपने जो कुर्की कर ली है जंगम संपत्ति को, आपने देखो मोटरसाइकिल उठा ली, आपने जो है कोई वाहन उठा लिया, आपने कुछ भी सारी चीजें उठा ली जो जो आपको दिखी, ऐसा नहीं होगा। और उनकी वैल्यू हो रही है मान लो 10,000 रुपये, आपने 1000 रुपये वसूल करने के चक्कर में 10,000 रुपये की कुर्की कर दी, ऐसा नहीं होगा। आप 900 रुपये, 1500 रुपये, 1100 रुपये, इतने ही मूल्य की वस्तुओं की क्या कर सकते हैं, कुर्की कर सकते हैं। ठीक है। यदि वारंट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी या जिस व्यक्ति को वारंट संबोधित किया गया है उसकी राय में कुछ वस्तुएं कुर्क नहीं की जानी है तो वो तुरंत लौटा दी जाएंगी। मतलब मान लो कुछ ऐसी सामान है वहां पर कि आप जो है उसको कुर्क नहीं कर सकते, वो ऐसा लगता है जो वारंट जिसके नाम संबोधित किया गया है, जो अधिकारी वहां पे जाएगा उसकी नज़र में, उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर जो है संपत्ति की कुर्की नहीं की जा सकती, जंगम की इस वस्तु की कुर्की नहीं की जा सकती, तो वो उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो उसको वहां पे लौटा सकता है, उसकी कुर्की करने से मना भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, की गई है। आगे देखो, अधिकारी जो है जंगम संपत्ति की सूची बनाएगा, जो भी अचल संपत्ति है, सॉरी जो भी चल संपत्ति है, जो भी चल संपत्ति है उसकी क्या बनाएगा, सूची बनाएगा। क्या बनाएगा, चल संपत्ति की सूची बनाएगा। और ऐसी संपत्ति की कुर्की करने के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को 6वीं अनुसूची के प्रारूप में क्या देगा, लिखित में नोटिस देगा। मतलब मान लो कि जो भी अधिकारी है उसको जो है जंगम संपत्ति मतलब चल संपत्ति जो भी है उसकी क्या करनी है, कुर्की करनी है। तो उस जो भी संपत्ति चल संपत्ति से गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल जो भी है उनके पास, उनकी क्या बनाएगा, सूची बनाएगा। और 6वीं अनुसूची के अनुसार क्या लेगा, नोटिस देगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, संपत्ति स्वामी को। और मान लो संपत्ति में स्थावर हो, कोई संपत्ति स्थावर हो, उसकी कुर्की करनी है तो सभी व्यक्ति जो संपत्ति के अंतरण या प्रभार का लाभ लेने वाले हो की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, देखो दो चीज है यहाँ पे, है चल सूची, चल सूची बनाएगा, जो चल जंगम संपत्ति उसकी सूची बनाएगा और उसके लिस्ट बनाकर और 6ठी अनुसूची के हिसाब से नोटिस दे देगा कि ये सूची हम इसको जो है जब्त कर रहे हैं, कुर्की कर रहे हैं। दूसरी है कोई स्थायी संपत्ति है, चल संपत्ति को तो उठा के ले जाएंगे, गाड़ी घोड़े को तो ले जाएंगे अपने जगह पे। अब स्थायी संपत्ति है तो वहां पर जो भी उस संपत्ति में जो भी मालिकाना हक रखते हैं उनको क्या कर देगा, उनको बता देगा और नोटिस लगा देगा वहां पर कि जो है आप जो है अब इस संपत्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये संपत्ति अब किसकी हो चुकी है, नगर पालिका की हो चुकी है। और ये ऐसा आदेश ढोल बजाकर और अन्य परंपरागत तरीके से उद्घोषित किया जाएगा। बोले सर ये क्या चीज है, तो दोस्तों ढोल बजाकर, ढोल बजाया जाता है वहां पर कुर्की करते हैं जब, ये फलाना की संपत्ति जो है नगर पालिका ने क्या कर दी है, कुर्क कर ली है, तो अब ये संपत्ति पर जो हक है सारे नगर पालिका के समझे जाएंगे। इसका ढोल बजाने का उद्देश्य है कि आसपास के लोगों को ये जागरूक करना कि ये अब संपत्ति नगर पालिका की है, ये फलाने व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें की जाती है, ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। और उसका जो आदेश है, जो ऑर्डर है, सीज का जो ऑर्डर है, वो कॉपी नगर पालिका के कार्यालय में, और यदि नगर पालिका के कार्यालय में जो नोटिस बोर्ड होता है वहां पर दस्ता होगी। और यदि संपत्ति राज्य सरकार द्वारा राजस्व देने वाली हो, मतलब कोई ऐसी संपत्ति आपने सीज कर दी हो जिससे सरकार को क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, तो उस संपत्ति को सीज करने के बाद उसकी एक कॉपी कहाँ भेजी जाएगी, जिला कलेक्टर महोदय को भेजी जाएगी और ऐसी जगह चिपकाई जाएगी जो आसानी से दिख जाए। ठीक है, समझ में आ गया कि संपत्ति सीज हो गई, संपत्ति सीज हो गई तो उसको जो है नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जाएगा कि आसानी से देख सकें, ढोल बजाए जाएंगे, सबको बताया जाएगा कि ये संपत्ति नगर पालिका ने सीज कर दी है, कुर्की कर दी है। और कोई संपत्ति ऐसी जिससे जो है सरकार को रेवेन्यू मिल रहा था तो उसकी एक कॉपी कलेक्टर साहब को भी भेजी जाएगी। कुर्की के बाद और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगर पालिका के विरुद्ध कुर्क संपत्ति के ऊपर कोई भी दावा शून्य होगा, अर्थात ऐसा दावा माना नहीं जाएगा। आगे देखो, धारा 134, धारा 134 क्या कहती है, यह धारा कुर्क की गई संपत्ति के विशेष मामलों में विक्रय किए जाने से संबंधित है। मतलब आपने कोई संपत्ति कुर्क कर दी है ना, कोई ऐसी वस्तु उठा लाए हैं आप कि अब जो है उसका रखरखाव ही, मान लो 1000 रुपये का टैक्स था आपका, अब कोई ऐसी वस्तु कुर्क करके लेके आ गए कि अब उसका रखरखाव भी जो है हमारा 1500 रुपये हो रहा है। तो ऐसे मामलों में क्या करोगे, जैसे ये कोई तुरंत शीघ्र ही क्षयशील हो, मतलब वो खराब हो जाए, कोई संपत्ति कोई वस्तु ऐसी उठा लाए जो खराब होने की कगार पर है,
तो क्या होगा दोस्तों, अभिग्रहित संपत्ति या प्रकृति से शीघ्र क्षयशील हो, उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय, वसूल की जाने वाली रकम या उसके स्वयं के मूल्य से अधिक हो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी तुरंत बिक्री का नोटिस दे सकता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप कोई ऐसी संपत्ति, ऐसी वस्तु कुर्क कर के लेके आए हो कि वो या तो वो तुरंत खराब हो जाएगी, ठीक है, या फिर हम बात करें कि उसको जो रख रखाव है वो खर्चा ज्यादा हो रहा है, रख रखाव का खर्चा जो है ज्यादा हो रहा है। 1000 रुपये में टैक्स वसूल लेते हैं लेकिन हमारा खर्चा ही 1500 रुपये हो रहा है उसको रख रखाव के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, उसको बेचान करने के लिए तुरंत प्रभाव से क्या निकाल देगा नगर पालिका अधिकारी, क्या निकाल देगा, नोटिस निकाल देगा। अब उससे जो भी यदि क्या निकाल देगा, नोटिस निकाल देगा, ठीक है। अब मान लो यदि संपत्ति का विक्रय तुरंत नहीं किया गया हो तो कुर्क की गई संपत्ति या उसके किसी भाग का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति से मुख्य नगर पालिका के आदेशों के अधीन लोक नीलामी या विक्रय किया जाएगा। मान लो तुरंत नहीं बेच सकते तो उसका क्या किया जाएगा, एक डेट डिसाइड कर देंगे और नीलामी की जाएगी उसकी, ठीक है। नीलामी की जाएगी और नीलामी से जो पैसे प्राप्त होंगे, मान लो आपके 1000 रुपये के टैक्स लेना था और जो नीलामी करने में हमें 1500 रुपये प्राप्त हो गए ना, 1500 रुपये प्राप्त, जो मैं आपको पहले बताया था। तो 500 रुपये हमें अधिक प्राप्त हो गए, तो 1000 रुपये तो हम हमारे रख लेंगे और 500 रुपये हम जो उस जिसकी भी संपत्ति थी उसको लौटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको लौटा लेंगे। उससे प्राप्त होने वाले पैसे का उपयोग वसूली व अन्य संबंधित खर्चों की पूर्ति हेतु किया जाएगा। यदि डिफॉल्टर समस्त खर्चों का भुगतान कर दे तो ऐसा नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मान लो वो चुका देता है पैसे तो उसकी नीलामी नहीं होगी। अगर वो नीलामी हो जाती है तो जो भी राशि आएगी तो नगर पालिका अपना टैक्स रखते हुए और बाकी जो है क्या कर देगी, उसको लौटा देगी। भुगतान अधिशेष ये लिखा हुआ देखो, भुगतान अधिशेष मतलब अर्थात ऐसे विक्रयों से खर्चों की पूर्ति के बाद बचने वाली राशि यदि कोई हो तो उसे नगर पालिका निधि में जमा कराया जाएगा। डिफॉल्टर को इसका नोटिस दिया जाएगा और यदि नोटिस की तारीख के 1 वर्ष के भीतर भीतर, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 1 साल के भीतर भीतर लिखित आदेश देकर उस पर अगर दावा करता है, मान लो आपने आज कोई संपत्ति, आपने कोई नोटिस निकाला कि भाई साहब आपके 500 रुपये नगर पालिका में जमा है क्योंकि आपकी जो फलाना संपत्ति हमने बेच दी है, तो आज निकाला है तो आज से 1 साल के भीतर भीतर जो है कोई एप्लीकेशन लगाकर तो भूखंड स्वामी या संपत्ति स्वामी उस पर दावा कर सकता है। अगर दावा करता है तो उसको वो संपत्ति या उसको जो पैसे जो है अधिशेष जो राशि है वो लौटा दी जाएगी। अगर दावा नहीं करता है तो वो जो है नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगी, ठीक है, नगर पालिका की संपत्ति मान ली जाएगी उसको, ठीक है। ये लिखा हुआ है 134 में। धारा 135 देखो, धारा 135 कहती है कि ये धारा नगर पालिका सीमा क्षेत्र के बाहर कुर्की और विक्रय से संबंधित है। क्या है, कुर्की और विक्रय से संबंधित है। दोस्तों जो मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, पीडीएफ, ठीक है, ये पूरे की पीडीएफ में देने वाला हूँ, उसका पीडीएफ का क्या है, पासवर्ड जो होगा वो है, क्या पासवर्ड होगा, पुनीत पावक, पुनीत पावक, ठीक है, कैपिटल में PUNEET PAVAK, स्पेस नहीं है बीच में, कैपिटल में लिख देना। पासवर्ड आपको मैंने बता दिया है और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देखा है तो केवल पासवर्ड आप ही को पता है और किसी व्यक्ति को नहीं पता है। तो हर किसी के लिए कंटेंट नहीं बना रहा मैं, जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए ही मैं ये केवल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना फिर देख लेना। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, धारा 135। धारा 135 लिखी हुई नगर पालिका सीमा क्षेत्र के बाहर कुर्की और उसके विक्रय से संबंधित है। मान लो वारंट जारी करने वाला प्राधिकारी, जहां वारंट को लागू किया जाना है वहां के प्राधिकारी जिसे वारंट संबोधित किया गया है कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकता है और यह विधिपूर्ण होगा। मतलब वारंट जिसने जारी किया गया है तो उस संपत्ति के विक्रय का आदेश जारी किया जा सकता है। नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसके बाहर भी, जैसे अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि नगर पालिका सीमा के बाहर भी संपत्ति क्या कर सकते हैं, कुर्क वारंट जारी कर सकते हैं। वहां पर अगर किसी ने टैक्स नहीं चुकाया है तो वहां पर भी जो क्या कर सकते हैं, कुर्की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विधिपूर्ण होगा, कुर्क कर सकते हैं। और ऐसी वसूली में जो भी खर्चे हुए उसको जो है घटा दिया जाएगा और जो है रकम वारंट जारी करने वाली प्राधिकारी को भेज दी जाएगी और जो कि धारा 131 के अनुसार उसका उपयोग करेगा, ठीक है। वही सारी चीजें लिखी हुई है, सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 136 देखो, यह धारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंधित है जिन पर नगर पालिका का कुछ बकाया है
और वे नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऐसी स्थिति में तत्काल विल प्रस्तुत करवाएगा। इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति प्लॉट बेच के जा रहा है अपनी कॉमर्शियल, मतलब व्यवसायिक, कोई भी प्लॉट हो सकता है XYZ, चलो कॉमर्शियल व्यवसायिक छोड़ो। आपको पता चलता है कि फलाना व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपना प्लॉट का बेचान कर रहा है और वो आज 3 बजे तक जो है यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, आपको पता चलता है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, आप उसको क्या नोटिस दोगे कि आप बताओगे हमें जो है आपका टैक्स कितना बच रहा है, जो जो इसमें प्रक्रिया मैंने आपको शुरू में बताई थी कर लगाने के लिए आपसे सूचना मांगोगे, ऐसी सारी चीजें करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करोगे। आप सीधा जो है उस प्रॉपर्टी का क्या बनाओगे, बिल बनाओगे। आपको पता चल गया कि ये फलाना व्यक्ति है, 3 बजे चल जाएगा, तो आप क्या करोगे, सीधा जाओगे और सीधा बिल बना दोगे, बिल प्रस्तुत कर दोगे और वो तुरंत भुगतान की मांग करोगे। उसको बोलोगे अभी चुकाइए, ये है आपकी प्रॉपर्टी पर जो है 2,000 रुपये का टैक्स है और इसको जो है आप तुरंत चुकाओ। अब आप ऐसे मत सोचना 2,000 रुपये का टैक्स होता है भाई, है ना, क्योंकि टैक्स जो है कितना भी हो सकता है, 2-2 लाख रुपए के भी टैक्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने चुकाया नहीं है तो डिफॉल्टर है तो 2-2 लाख रुपए भी चुकाने होते हैं। वो जो है संपत्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है वो। ठीक है, आप ये मानो उसको बिल प्रस्तुत करवाया जाएगा और उसको बोला जाएगा ये बिल चुकाओ, भुगतान करो इसका। अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो भुगतान नहीं किया जाता तो बिना मांग नोटिस जारी करे उसको DN जारी नहीं किया जाएगा 130 के अंदर। बिल प्रस्तुतिकरण 128 में लिखा हुआ है ना, बिल का प्रस्तुतिकरण 128 में लिखा हुआ है और 130 में जो है डिमांड नोटिस लिखा हुआ है, DN जिसे बोलते हैं डिमांड नोटिस, मांग पत्र। तो मांग का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, सीधा बिल प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और अगर वो नहीं चुकाता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, तो आप बच नहीं सकते हो। अगर नगर पालिका को लग गया पता कि आप जो है ऐसे ऐसे प्लॉट बेच के जा रहे हो या जो है इसको खाली करके जा रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है तुरंत भी जो है क्या कर सकते हैं, नगर पालिका कार्रवाई कर सकती है। धारा 137 क्या कहती है दोस्तों? धारा 137 कहती है कुछ व्यावृत्तियों से संबंधित है, जैसे बिल, डिमांड नोटिस, वारंट, सूची या उनसे संबंधित अन्य कार्रवाई में हुई कोई भी त्रुटि। मान लो आप कोई कार्रवाई कर रहे हो, आप अधिकारी हो, मान लो आपने कोई वारंट में कुछ गलत चीज लिख दी, गलत चीज इन द सेंस कि आपने कोई जो है नाम वगैरह गलत लिख दिया या इस तरह से कोई राशि गलत भर दी है, समय गलत भर दिया है ना, तो उसमें कोई त्रुटि हुई है या उचित प्रारूप के अभाव के कारण, मान लो आपके पास फॉर्मेट नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपको तुरंत कोई कार्रवाई करनी है। अब मौके पर आपको लेटर टाइप करने वाले के लिए तो टाइपिस्ट मिलेगा नहीं, तो आप हाथ से लिख के जो है सारी चीजें भी कर सकते हो। मान लो कुछ भी कारण रहा हो XYZ, तो कुर्की या विक्रय विधि के विरुद्ध नहीं मानी जाएगी। मतलब मान लो आपने कोई गलती कर दी है, त्रुटि कर दी है, ठीक है, ठीक है, त्रुटि कर दी है, कोई गलती कर दी है और उसके बाद में आपने क्या कर दी है, कुर्की कर दी है। उसके बावजूद आपने कुर्की कर दी और आपको बाद में पता चलता है कि ये जो है थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो कार्रवाई है वो गलत मान ली जाएगी, गलत नहीं मानी जाएगी, वो बिल्कुल सही कार्रवाई मानी जाएगी। और कार्रवाई सही मानी जाएगी और जो है ऐसा करने वाला व्यक्ति अतिचारी माना जाएगा। ऐसा नहीं करने वाला व्यक्ति, मतलब मान लो त्रुटि किसी ने करी है तो ऐसा नहीं है वो व्यक्ति अतिचारी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब अतिचारी मतलब वो गलत हो गया, उसने गलती कर दी, ऐसा नहीं माना जाएगा। आपके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल मान्य होगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। धारा 138 क्या कहती है? ये धारा समस्त भुगतानों हेतु रसीद दिए जाने के संबंधित है। सिंपल सी ये बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स चुकाएगा तो नगर पालिका उसको टैक्स ले लेगी और टैक्स के बदले में उसको क्या देगी, एक रसीद देगी कि आपने ये टैक्स चुकाया है, उसकी रसीद ये रही। इस अधिनियम के अधीन किसी कर के संबंधित भुगतानों या भुगतानकर्ताओं को भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा रसीद जारी की जाएगी और संबंधित राशि और कर का उल्लेख होगा कि ये किस वर्ष का कर है, कितनी राशि है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। धारा 139 क्या कहती है? ये वाद लाने की वैकल्पिक शक्ति से संबंधित है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुर्की या विक्रय की बजाय वसूली में विफल रहने की स्थिति में भुगतान के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद ला सकता है। इसका क्या मतलब हो गया कि नगर पालिका अगर चाहे तो संपत्ति से, किसी संपत्ति से क्या लेना है, कर लेना है, तो नगर पालिका क्या करेगी, एक वैकल्पिक शक्ति है नगर पालिका के पास धारा 139 के तहत कि संपत्ति कुर्क नहीं कर सकते, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, उसका विक्रय नहीं कर सकते, उसको सीज नहीं कर सकते, उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं कर सकते,
नगर पालिका उस संपत्ति स्वामी के विरुद्ध में क्या करेगी, वाद लाएगी, न्यायालय में ले जाएगी उसको कि हमारा जो नगर पालिका हमारा ये टैक्स लगता था, फलाने व्यक्ति ने टैक्स नहीं चुकाया है, तो इनको जो है इस तरह से चुकाने के लिए बाध्य करें, तो कोर्ट में वो ले जा सकते हैं। तो धारा 139 में लिखा हुआ है कि वैकल्पिक वाद लाने की वैकल्पिक शक्ति। ठीक है, धारा 140 देखो, धारा 140 लास्ट धारा है इस अध्याय की। इसमें लिखा हुआ है कि ये करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व से संबंधित है। भूमि भवन या दोनों पर अधिरोपित किसी कर संबंधी सभी राशियां जो राज्य सरकार को बकाया भू राजस्व के भुगतान के बाद नगर पालिका को वसूलने का अधिकार होगा। ठीक है, यदि भूमि या भवन में से कोई जंगम संपत्ति हो तो वह भुगतान करने वाले व्यक्ति की हो तो सर्वप्रथम उसी की कुर्की की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई चल संपत्ति है और अचल संपत्ति है। मान लो चल संपत्ति है और अचल संपत्ति किसी स्वामी की है, तो सबसे पहले जो चल संपत्ति इसकी कुर्की की जाएगी। ऐसा नहीं है सीधे जाओगे और अचल संपत्ति की कुर्की कर दोगे आप, ऐसा नहीं होगा, पहले चल संपत्ति की कुर्की आपको करनी होगी। किंतु ऐसे किसी कर की बकाया राशि ऐसे अधिभोगी से भी जो कि स्वामी नहीं है और कम से कम 1 वर्ष से अधिक समय से अधिभोग नहीं कर रहा है, उससे वसूल नहीं की जाएगी। अब हमने पहले बात करी थी, हमें नगर पालिका जो आप मेरी क्लास पुरानी ले रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि कर जो है नगर पालिका कर वसूल करेगी। अब वो स्वामी चुकाए या अधिभोगी मतलब जो उसका उपभोग कर रहा है, जो कोई किराएदार है वो चुकाए। ठीक है, हमें कर से मतलब है। अगर अधिभोगी चुकाता है तो उसे मुजराई राशि प्राप्त करनी होती है स्वामी से, तो वो कर सकता है, मैंने आपको बताया हुआ सारी चीजें। ठीक है, तो दोस्तों मान लो कोई अधिभोगी है, उससे अगर राशि हमें प्राप्त करनी है तो वो तभी देगा जब उसका उपयोग, उस भूमि का उपयोग करते हुए उसे 1 वर्ष से अधिक समय का हो गया है। अगर मान लो वो 6 महीने हुए उसे और हम अगर उससे जो है मांगेंगे राशि, तो वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि धारा 140 में उसको छूट दी गई है कि कम से कम उसको 1 साल तो रहना होना चाहिए। हम उससे वसूल नहीं करेंगे, हम केवल स्वामी से वसूल करेंगे। किससे वसूल करेंगे? स्वामी से। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है, कम से कम 1 साल अगर उसका उपयोग करते हुए अधिभोगी को हो गया है तो केवल अधिभोगी से हम क्या कर सकते हैं? वसूल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धारा 140 हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे वाली बातें करेंगे। तो रिवीजन आप करते रहिए, चैनल पे बने रहिए, ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन हो, कोई भी किसी तरह की अगर आपको बात पूछनी हो, कोई भी अगर आपको धारा समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी लिख सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। PDF का पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है ना, पुनीत पावक कैपिटल में आपको डालना है, PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, सारी PDF आपको अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से तैयारी करो, विश्वास रखे करो। और काफ़ी बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि जो है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आओ, MCQ लेके आओ। तो दोस्तों मैं लेके आऊँगा, बिल्कुल बहुत जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, अपन बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो आप बस विश्वास बना के रखो, चैनल को जरूर लाइक कर देना, और इतने लोग देखते हो, कम से कम लाइक तो बनता है, 1 लाइक तो कर दिया करो आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय श्री राम।